हे गाइस, वेलकम टू ओनली सिविल स्क्रू। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे और आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे स्टडी को गाइस। तो देखिए गाइस, ये विजन आईएएस का नवंबर 2021 का मंथली मैगजीन है जिसे हम लेके आ रहे हैं। नवंबर 2021 की बात कर रहे हैं हम। ये इससे साथ साथ हम अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2021 को भी कवर करते चलेंगे। हम अगस्त से स्टार्ट किया है ये सेशन, उसके बाद हम नवंबर दिसंबर आगे तक कंप्लीट करेंगे। ये देखो इस मीन्स जो 2021 का होने वाला है 8 जनवरी से, उसके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से सारा कुछ डेटा इसमें गिवन है। उसके साथ 2022 में जो जून में होने वाला है प्रीलिम्स, उन एग्जाम्स के लिए भी ये सॉरी थोड़ा तबीयत नासाज है, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहेंगे। 2022 के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आप 1 to 1 करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा अच्छे से। 2 से 3 बार जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी एनालिसिस शुरू हो जाएंगी प्रीलिम्स कम मेंस के पर्सपेक्टिव से गाइस। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है। तो हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कुछ पार्ट कर रहे हैं दोस्तों। इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा 7th शेड्यूल हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज तीसरा चैप्टर है, वो है चेंजिंग रूल ऑफ सिविल सोसाइटीज़ इन इमर्जिंग इंडिया, कि चेंजिंग रूल कैसे हैं सिविल सोसाइटीज़ में। उसके बाद चौथा है ये पंचायत एक्सटेंशन क्या है। उसके बाद रोल ऑफ पंचायत देखेंगे, सर्विस डिलीवरी के बारे में। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पार्ट को हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। तो 1.3 है आपका, इससे पहले 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, इमर्जिंग रूल जो है चेंजिंग रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इमर्जिंग इंडिया। जो इमर्जिंग इंडिया है हमारा, उभरता हुआ भारत है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। 1 मिनट सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको अच्छे से देखें आपको, ठीक है, समझो। तो जो इमर्जिंग इंडिया है वहाँ पर क्या क्या है रोल ऑफ सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का, सॉरी मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहो तो आप पॉइंट बना के अपने आप को एक मैप्स के थ्रू ड्राइव कर सकते हो इससे। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों रहा, एनएसए जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर अजीत डोभाल जी, उन्होंने कहा है कि भैया अगर सिविल सोसाइटी जो है सबवर्ट हो रही है, सबवर्ट का मतलब होता है डिवाइड हो रही है या एक तरीके से डिफ्रेंशिएट आ रहा है, उनमें डिसेबिलिटी आ रही है, डिवाइड हो रही है या मैनिपुलेट हो रही है, देन इट विल हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। अगर सिविल सोसाइटीज ऐसा कर रही हैं, कैसा कि वो सबवर्ट हो रही है, डिवाइड और मैनिपुलेट हो रही हैं, तो ये नेशन के लिए क्या है, इट इज़ द देर आर हर्टिंग सिनेरियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। जो हमारा नेशन है, हमारा भारत है, उसके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल वाला सिनेरियो है। न्यूज़ में एग्जैक्ट में है क्यों, और समझो इसके बारे में कि ये सारा न्यूज़ में है क्यों, ये इतना सिनेरियो चल क्यों रहा है। एनएसए ने एम्पाइज किया है, मिस्टर अजीत डोभाल की बात हो रही है। एनएसए इज स्टैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उन्होंने कहा कि जो सिविल सोसाइटीज़ हैं ये हमारे लिए न्यू फ्रंटियर्स ऑफ वॉर हैं। क्या है, एक नई तरीके के योद्धा हैं जो फ्रंट पर लड़ रहे हैं। तो सिविल सोसाइटी इज द न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर, एंड ये चौथी जनरेशन का वॉरफेयर है। इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड हम बताएंगे। ये क्या है, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं 4th जनरेशन वॉरफेयर की तरह काम कर रहे हैं हमारे लिए। क्या है, न्यू फ्रंटियर्स ऑफ वॉर है। एंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो सिविल सोसाइटीज हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम बीइंग सबवर्ट, डिवाइड एंड मैनिपुलेट। तो सिविल सोसाइटी की स्थिति क्या है कि भैया उन्हें लोगों को रोकना, प्रोटेक्ट करना, क्या होने से वो सबवर्ट ना हो, डिवाइड ना हो और मैनिपुलेट ना हो। ठीक है, इसलिए एनएसए ने एम्फेसाइज किया सिविल सोसाइटीज क्या है, 4th जनरेशन ऑन वॉरफेयर है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि 4th जनरेशन वॉरफेयर का एक समझो कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, किसी भी स्टेट में, देयर हैव लॉसेज ऑफ इट्स मोनोपोली ऑन वॉर। लाइक जो अनवांटेड इंसर्जेंट हैं या नॉन स्टेट एक्टर हैं, लाइक टेरर ग्रुप हैं, या लाइक बात करें नक्सलाइट हैं या वगैरह वगैरह, तो उनके लिए क्या है, एक क्या मिल जाता है, हम स्टेट को लूज कर रहे हैं उस मोनोपोली से जो युद्ध के लिए तैयार कर रही है, मतलब फाइट के लिए तैयार है किसी के नॉन स्टेट एक्टर के या किसी भी टेरर ग्रुप के या इंसर्जेंट के अगेंस्ट। हम जो तैयार कर रहे हैं वो क्या है, वो कोई कॉन्फ्लिक्ट लूज हो रहा है, वो स्टेट लूज कर रहा है उस चीज़ को। दैट इज़ 4th जनरेशन वॉरफेयर। क्योंकि जब हम सिविल सोसाइटी को सबवर्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन द सोसाइटीज। तो ये सब क्या होगा, एक गैप बन जाएगा। अब देखो फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर क्या है, ये रेफर करता है फॉर्मल जो बैटल फील्ड वॉर होता है,
ये होता है फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर। सेकंड जनरेशन होता है आर्टिलरी फायर, यानी कि बंदूक से जो लड़ी जाती है जंग, वो होती है सेकंड। थर्ड जनरेशन होता है स्पीड, सरप्राइज या इनफिल्ट्रेशन ऑफ एनिमीज मिलिट्री, ये होता है 3G, यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ क्या है वॉरफेयर। ठीक है, कि आप स्पीड लिया किसी भी तरीके से इन्फिल्ट्रेट करते हो। तो दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन ऑन वॉरफेयर। इसी रिगार्ड में बात करें, इंडिया को नीड है, देयर आर लॉट ऑफ इफेक्टिव रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज इन द मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। हमारे भारत को नया इंडिया बनाने के लिए सिविल सोसाइटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देयर इज नीड ऑफ इफेक्टिव रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट हो, पार्टिसिपेशन हो, अवेयरनेस ऑफ पीपल हो, वगैरह वगैरह। सो यू कैन सी हेयर नाउ। सो नाउ नेक्स्ट कि व्हाट इज द सिविल सोसाइटी एंड देयर रोल्स। अब समझो सिविल सोसाइटी एग्जीक्यूट में है क्या और उसका रोल क्या है, पहले यहाँ समझो, उसके बाद हम आपको ये फिगर समझाएंगे। तो देखो सिविल सोसाइटी दोस्तों है क्या। सिविल सोसाइटी वो वैसी सोसाइटी होती हैं दे आर ड्रिवन बाई पीपल देमसेल्फ, जो पीपल खुद चलाते हैं, एक तरीके से एक समाज जिसे बोलते हैं हम। एंड उनका जो ओरिजिन है, देयर आर ओरिजिन इन एंशियंट टाइम्स ऑल्दो द अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग हैव चेंज ओवर ए पीरियड। उसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम आता है वो अंडरस्टैंड करते हैं एंड एक अलग तरीके का चेंज उनमें ओवर ए पीरियड आता रहता है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। रोमन वर्ड में अगर कहा जाए तो जो सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटस सिविल्स वॉज द रूट वर्ड ऑफ इट्स हैविंग ए सिनोनिम, यानी कि किससे आया है, सोसाइटस सिविल से ये वर्ड सिविल सोसाइटी निकल के आया है। एक जर्मन फिलोसफर है हीगल, उन्होंने कॉइंट किया कि द टर्म सिविल सोसाइटी को किसने कॉइंट किया जर्मन फिलोसफर हीगल ने दोस्तों। भाई एक और चीज़ समझो कि वर्ल्ड बैंक क्या कहता है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग सिविल सोसाइटीज रेफर टू द वाइड एरे ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हैं कि सिविल सोसाइटीज वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा एरे है, एक तरीके की नॉन गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट तो है वो नॉन गवर्नमेंट है, एंड कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। ये वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है दोस्तों। तो यू कैन पुट इन योर आंसर्स वहाँ पर क्या प्रेजेंस है, पब्लिक लाइफ है, एक्सप्रेस करने के तरीके, इंटरेस्ट, वैल्यू वगैरह वगैरह। फिलैंथ्रोपिक जो है फिलैंथ्रोपी है, रिलीजियस है, कंसीडरेशन, पॉलिटिकल, साइंटिफिक वगैरह वगैरह। किसी भी सिविल सोसाइटी में दोस्तों पीपल क्या है, वॉलेंटरी कम टुगेदर टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में, मतलब हम सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इसमें होता क्या है, पीपल वॉलेंटरली आते हैं, साथ में आते हैं, जुड़ते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव है उस वेलफेयर को, और उस वेलफेयर को कंप्लीट करने की जो डिजायर है उसे अचीव करते हैं। ये इस सोसाइटी की, सिविल सोसाइटी की खासियत है। एंड वो क्या करते हैं, दे रेज द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल बिफोर द स्टेट। वो जो स्टेट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके सामने उस प्रॉब्लम्स को उठाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कुटुम्बश्री इंस्टांस, जैसे कुटुम्बश्री ये वर्ड है, कुटुम्बश्री एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ नेबरहुड ग्रुप्स ऑफ विमेन इन केरला में। यानी कुटुम्बश्री क्या है, एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर केरला में। ये रिकॉग्नाइज करता है कि कोई भी इफेक्टिव स्ट्रेटजी, देयर इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। तो एक कुटुम्बश्री का है मतलब कि वो वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए रूरल में या अर्बन में वो क्या करते हैं, दे हैव क्रिएट ए इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। सो कुटुम्बश्री इज द one of them society, civil like a civil society, it's a community, you can say just like a community. Now you can see here कि सिविल सोसाइटी का रोल क्या है, ये समझो। देखो सिविल सोसाइटी का रोल ये है दोस्तों, ये फिगर से आपको फाइंड आउट होगा कि वो एडवोकेसी कर सकती है, स्टेट के बिफोर कोई भी प्रॉब्लम बता सकती है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस में रोल अपना निभा सकती है, गवर्नेंस को इम्प्रूव करना उसके हाथ में है वो चाहे तो, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, रिलीजियस, एक मिनट, रिलीफ एंड रिहेबिलिशन उसके हाथ में है, इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स, इंक्रीज न्यू लिवलीहुड प्रोग्राम्स हैं, ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव्स एंड डिलीवर सोशल सर्विस। ये सारी चीज़ें क्या हैं, सिविल सोसाइटी के रोल के अंडर में आती हैं। सिविल सोसाइटी अपना रोल निभाती है दोस्तों। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ आर द इमर्जिंग इंडिया द रोल ऑफ इंडियन सिविल सोसाइटी चेंजिंग। जैसे जैसे इंडिया इमर्ज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सिविल सोसाइटी का रोल कैसे चेंज हो रहा है। अब देखते हैं कुछ पर्सपेक्टिव में, लाइक गवर्नेंस के फॉर्म में है, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल।
तो नाउ गवर्नेंस के फॉर्म में देखो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर मेंस में लिखना है तो बहुत आपको शॉर्ट और बहुत इम्पैक्टिव लिखना पड़ेगा। तो गवर्नेंस के फॉर्म में क्या है कि जो सिविल सोसाइटी की स्ट्रेंथ है दोस्तों, देर कैन हैव ए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द स्टेट एंड द मार्केट। उनका एक बहुत पॉजिटिव स्टेंस होता है, इन्फ्लुएंस होता है स्टेट और मार्केट के ऊपर। दे हैव इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एजेंट फॉर प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस लाइक ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस, ओपननेस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। तो दीज थिंग्स दे आर वर्डिंग थिंग, दे आर वर्ड एंड इट इज रिलेटेड टू द गुड गवर्नेंस। सो गवर्नेंस क्या है, स्ट्रेंथ है किसकी, सिविल सोसाइटी की। Civil society has gone beyond its traditional role of watchdog, like using the government's mechanism like social auditing, monitoring outcomes of programs to hold it accountable. तो जैसे सिविल सोसाइटी कुछ अपने ट्रेडिशनल रोल से अलग जा रही है, थोड़ा सा बियॉन्ड हो रही है, बिकॉज अच्छे काम कर रही है, जो गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है उसको वो क्या कर रही है, यूज कर रही है, सोशल ऑडिटिंग होना, मॉनिटरिंग आउटकम्स का होना वगैरह वगैरह। एंड द सिविल सोसाइटी इंश्योर कर रही है राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कि भैया एक सही इन्फॉर्मेशन मिलना, उसको एक्सेस करना, उसको इंश्योर करना। उसका फर्स्ट स्टेप है दे आर ए स्टेट अकाउंटेबिलिटी इन ए कंट्री वेयर द ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट प्रीडोमिनेट्स। तो वो क्या है, ये स्टेट की अकाउंटेबिलिटी है किसी भी कंट्री के प्रति या किसी भी कंट्री में जहाँ पर कोई भी ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट क्या करता है, प्रीडोमिनेट होता है गाइस। जैसे एग्जांपल बात करें कि मजदूर किसान शक्ति संगठन फॉर आरटीआई एक्ट, यानी कि कोई भी मजदूर किसान शक्ति संगठन, उसने क्या किया, आरटीआई एक्ट के लिए उन्होंने बनाया, आरटीआई एक्ट डाला, या मजदूर किसान संगठन के लिए आरटीआई एक्ट बनाया। तो इंश्योर करिए राइट टू इन्फॉर्मेशन की भाई इसके बारे में क्या है। दूसरा है सोशल जो रोल है सिविल सोसाइटी का क्या है, देयर ए रोल ऑफ इनेबलिंग द वॉइसलेस एंड अनऑर्गेनाइज कम्युनिटीज। तो जो रोल है इसका, जो वॉइसलेस हैं, जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं अपने लिए, अनऑर्गेनाइज कम्युनिटीज हैं, उनके इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, सिविल सोसाइटी सोशल तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। अगर दूसरे वर्ड में देखा जाए तो द गोल ऑफ एम्पावरमेंट फॉर लोकल कम्युनिटीज आर हेयर। तो सिविल सोसाइटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी सोसाइटी को एम्पावरमेंट करने के लिए, किसी भी कम्युनिटी को दोस्तों। लाइक एग्जांपल बात करें, जैसे एनजीओ है चिल्ड्रन इंडिया फाउंडेशन, वर्ल्ड विजन, आरम इंडिया है, दे हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन रेजिंग अवेयरनेस ऑन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजेस। तो देयर इज ए बिग रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन दिस फील्ड, इन दिस सोशल फिनोमेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फील्ड में क्या है, दे हैव ए क्रूशियल रोल इन इंस्पायरिंग एंड पुशिंग थ्रू ए नंबर ऑफ रिफॉर्म्स लाइक चेंज इंडिया लेजिस्लेटिव लैंडस्केप्स, लाइक यू कैन से नरेगा जो है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो दीज आर एजुकेशन, दे आर दे आर इकोनॉमिक बैलेंस बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट्स। तो नेशनल नरेगा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, या राइट टू फूड भी लाने वाला है, एंड द लैंड एक्विजिशन एक्ट है। दे आर एग्जाम्पल ऑफ सच लॉज। So there is a crucial role in inspiring and pushing the society, pushing the way of understanding the economics. नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मूवमेंट है इन इंडिया में, देयर इज स्ट्रॉन्ग नाउ एंड कैंसिलेशंस ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया आफ्टर सिविल सोसाइटी एजिटेशन। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर, जैसे कोडिन क्लोम में हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, वहाँ पर बहुत सारी सिविल सोसाइटी ने एजिटेशन किया या बहुत सारे प्रोटेक्ट हुआ। तो इन्वायरमेंट पे क्या इन्वायरमेंट मूवमेंट कैसे होने वाला है इंडिया में, कैसे स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, क्या है, कैसे कैंसिल हो रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट मूवमेंट की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है सिविल सोसाइटी के एजिटेशन का, सिविल सोसाइटी का, जो एक बहुत अच्छे मुद्दे को लेकर वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, किसी के अगेंस्ट भी हो सकता है। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है आगे, पॉलिटिकल वे में देखिए, सोशल पॉलिटिकल वे में क्या है, सिविल सोसाइटी हैज़ द मॉनिटरिंग फंक्शन ऑफ होल्डिंग द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी अकाउंटेबली। यानी जो सिविल सोसाइटी हैं दोस्तों, वो क्या है, लॉ को होल्ड करती हैं और कुछ मशीनरी के ऑर्डर के प्रति अकाउंटेबल हैं। लाइक यू कैन से, जैसे कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे लाइक इलेक्ट्रल प्रोसेस है, या कंट्रोल ऑफ लोकल बॉडीज एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पॉलिटिकल सिनेरियो में देखी जाती हैं, जहाँ पर सिविल सोसाइटी क्या कर रही है, उनको मॉनिटर कर रही है या उनके प्रति अकाउंटेबल है। जैसे एक एनजीओ है लाइक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये लोग क्या डिसाइड करते हैं, तो दे हैव डिसाइडेड टू अप्रोच द सेंटर
फॉर एक्सपीडिएटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इस एनजीओ का काम है कि जितने भी सेंटर पे अप्रोच हैं या डिसाइडेड किए गए हैं, जो भी चीज़ें बताई गई हैं कि भैया ये सेंटर पे चेंज आना है, तो ये जो एनजीओ है एक बहुत जल्दी से तेज़ी से क्या करता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को तेज़ी से लागू करने की कोशिश करता है एंड इलेक्शन मैनेजमेंट रिफॉर्म करता है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो ये सारे क्या थे, सिविल सोसाइटी का रोल था, पॉलिटिकली, इन्वायरमेंटली या सोसाइटली। चैलेंज इन फ्रंट ऑफ सिविल सोसाइटी इन रियलाइजिंग देयर फुल पोटेंशियल। चैलेंजेस क्या क्या है ये समझो। पहला चैलेंज है टेक्नोलॉजी के बेस पे, कि मेजोरिटी ऑफ इंडियन सिटीजन जो है वहाँ पर डिजिटल लिटरेसी का बहुत बड़ा अभाव है, समझे। ऑनलाइन सेफ्टी जो है इज एन एलियन कॉन्सेप्ट टू मैनी हु मे हैव डिजिटल लिटरेसी। मतलब ये उनके लिए बहुत बड़ा बिग चैलेंज है जिन्हें डिजिटल लिटरेट है, जो लोग जिन्हें डिजिटली कुछ भी नहीं पता है। सो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम बिटवीन सिविल सोसाइटीज। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इशू है। लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इकोनॉमिकली देखो, जो डिपेंडेंसी है डोनेशंस पर, यानी कि सिविल सोसाइटी को कोई मतलब गवर्नमेंटल सपोर्ट तो नहीं मिलता मंथली या इस तरीके से कोई परमानेंट, उनकी जो डिपेंडेंसी है डोनेशन पर डिपेंड करती है एंड दे आर टाइड टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जस्ट लाइक डिफ़िकल्टीज़ हैं टू मेक द इकोनॉमिक वेजेज हैं या इकोनॉमिक जो सैनरियो है। दे आर मैनी एन जी ओज टू हैव कंटिन्यूटी एंड कोहेरेंस इन देयर एक्शन। तो बहुत सारे एन जी ओ हैं जो इकोनॉमिकली क्या करते हैं, सिविल सोसाइटीज़ को सपोर्ट करते हैं। सो देयर इज ए लैक ऑफ डोनेशंस। दूसरा चैलेंज है कि सोशल, यहाँ पर क्या है, देयर आर ए ड्राइविंग फोर्स इन स्लोइंग डाउन द एजेंडा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड क्लियरेंस ऑफ कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स डिजाइन टू बेनिफिट द पीपल इन लार्ज। तो ये एक ऐसा यहाँ पर एक ड्राइविंग फोर्स है जो स्लो डाउन करता है ऐसे एजेंडा को, जो क्या कर रहे हैं, जो ऐसा एजेंडा है लिबरलाइज होने का, क्लियरेंस होने का, जो कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट है उनके लिए, एंड दे हैव डिसाइड एंड बेनिफिट इन लार्ज पीपल। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द मासेस, सो देयर इज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। पॉलिटिकल इशू क्या है, 2015 की बात करें, सेंटर ने इंक्रीज किया ई फाइलिंग रिक्वायरमेंट थी सेंटर के लिए, बट एनजीओ हैड टू मेक क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ फॉरेन ग्रांट्स रिसीव्ड। बट एनजीओ ने क्या किया, दे हैड टू मेक क्वार्टरली फाइलिंग्स, बट सेंटर इंक्रीज ई फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। तो पॉलिटिकल भी चैलेंजेस हैं किसके लिए, सिविल सोसाइटीज के लिए। जस्ट लाइक देखा जाए, सेंटर ने कैंसिल किया 10,069 FCR यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन हुआ इन 2015 में, एंड उधर हुआ 4,943 इन 2017। तो ये एक पॉलिटिकल सैनर हुआ, सेंटर ने ये सारे क्या किए, इतने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के थ्रू क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। एक और चैलेंजेस है सिक्योरिटी का, कि भाई जो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो इनपुट मिलता है, दे हैव शोन दैट फॉरेन जो फंड है अगर इंडिया में एंटर कर रहा है, तो दे वर यूज टू फंड एक्टिविटीज द डिस्टेबलाइज नेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उन्हें सिक्योरिटी का इनसिक्योर, मतलब एक तरीके की IB को इनसिक्योरिटी हो जाती है कि अगर फॉरेन फंड इंडिया में आ रहा है या इनपुट हो रहा है, तो दे विल क्रिएट ए डिस्टेबलाइज नेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज। सो देयर इज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन दिस सिनेरियो। अब वे फॉरवर्ड क्या है, कि सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होने पड़ेगा। सिविल सोसाइटीज़ को चाहिए, जो सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन है उनको चाहिए कि दे हैव नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। उन्हें अपने एक्ट या कमीशन और ओमिशन के फिर क्या होना है, बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होने की ज़रूरत है, चाहे वो सोशल या इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस हों या कोई भी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस हों। तो दे शुड बी मोर अकाउंटेबल, देन इट विल बी गुड फॉर अवर सोसाइटी। फंडिंग इशू को रिजॉल्व करना इनका सबसे बड़ा वे फॉरवर्ड होना चाहिए। इनको इन्वॉल्व चाहिए कि दे हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन रिच डोनर्स। तो इन्हें क्या चाहिए, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से पैसे की फंडिंग होनी चाहिए, ना कि सिर्फ जो बड़े बड़े पैसे वाले डोनर्स हैं उन्हीं की प्रति। हायरिंग बेस्ट टैलेंट, इनको बहुत हायरिंग करना चाहिए अच्छे टैलेंट को। जो CSI है यानी सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन है, दे कुड हैव वर्क टुवार्ड्स अट्रैक्टिंग द बेस्ट ऑफ टैलेंट। उन्हें काम करना चाहिए बेस्ट टैलेंट की तरफ। Like they have get employment in CSI, they have must performance voluntary service, then they just a living wage stipend and वगैरह वगैरह। तो दे शुड हायरिंग द बेस्ट टैलेंट। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशन करना चाहिए इनको गवर्नमेंट के साथ, कुछ ऐसे फंडर्स के साथ एंड अदर सिविल सोसाइटी जो पार्टनर है उनके साथ। बिकॉज ऑफ इससे क्या होगा, दे हैव टू बी वाइटल टू नॉर्मलाइजिंग द
यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन एट स्केल। तो टेक्नोलॉजी जब मजबूत हो जाएगी, कोलैबोरेट कर लेंगे गवर्नमेंट के साथ, तो सिविल सोसाइटीज़ जो है अच्छे तरीके से वर्कआउट करेंगी, अच्छे से काम करेंगी। जैसे एग्जांपल देखें, जो गवर्नमेंट है, जो प्राइवेट सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको क्या है, दे नीड टू बी प्रायोरिटाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। जबकि सिविल सोसाइटी को क्या इंटीग्रेट है, तो सिविल सोसाइटी इंटीग्रेट्स प्रोग्रामेटिक रिस्पॉन्स इनटू गवर्नमेंट प्रायोरिटी। तो देयर इज ए लॉट ऑफ challenges, lot of difference between the government and private sector and government and civil societies. तो you can see here guys, ठीक है। इंडिया में कैसे काम कर रहा है आप देख सकते हो। टू नो मोर अबाउट सिविल सोसाइटी इन इंडिया, तो वीकली जो है सिविल सोसाइटी इंडिया यू कैन सी नी एंड यू कैन सी हेयर एंड यू कैन सी राइट डाउन, ठीक है। ये था सिविल सोसाइटी का रोल एंड चैलेंज, थोड़ा लंबा खींच दिया। अब नेक्स्ट आते हैं पंचायत, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। इसको क्या बोलते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, पैसा भी बोल देते हैं कभी कभी, सिर्फ पैसा एक्ट। रिसेंटली अगर देखा जाए, वन डे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ ऑर्गेनाइज, उसमें बताया कि 25th एनिवर्सरी है किसकी, एनेक्टमेंट ऑफ पैसा की, जो है क्या आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक पार्ट है दोस्तों। पैसा एक्ट कब आया, 1996 में। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब समझो पैसा एक्ट के बारे में है क्या 96। आर्टिकल 243 जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, वो एग्जेम्प्ट करता है 5वें शेड्यूल एरिया को, किससे, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। वो कहता क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो एम्पावर्ड है, उसके पास ताकत है, वो एक्सटेंड कर सकती है ऐसे प्रोविजन जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। बट इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा होगा तो क्या कहलाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। बट रिकमेंडेशन आया दिलीप सिंह भूरिया कमेटी का। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी किससे रिलेटेड है, पैसा एक्ट से। पीसा पैसा जो भी बोल सकते हो, पैसा एक्ट, वट आपका जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आप बोल सकते हो। पैसा एक्ट जो है 1996 में क्या हुआ, इनेक्ट हुआ, किसके लिए, ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए, कि जो ट्राइबल हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको भैया एम्पावर करो, उनके लिए डेवलपमेंट करो, उनके लिए लिटरेट पढ़ाई लिखाई वगैरह हैं, जो बेसिक नीड्स हैं उनको पहुंचाओ और उनको मेन स्ट्रीम में लाओ, जो बहुत बैकवर्ड हैं, पीछे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आओ। तो पैसा एक्ट क्या है दोस्तों, पैसा एक्ट कहलाया कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पैसा एक्ट इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसने एक्सटेंड किया क्या तो देयर इज एक्सटेंशन द प्रोविजन ऑफ पंचायत राज, यानी कि जो पार्ट 9 में है पंचायत राज, उसको एक्सटेंड कर दिया पैसा एक्ट ने। हाँ, पंचायत राज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द 5th शेड्यूल एरिया ऑफ 10th स्टेट एंड क्लॉज फर्स्ट ऑफ द आर्टिकल 244 विद सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन। तो जो पैसा एक्ट है उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक्सटेंड करके प्रोविजन लाया पंचायत राज यानी कि पार्ट 9 का, और 10 स्टेट में लागू कर दिया आर्टिकल 244। क्या किया, 10 स्टेट आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरे बताने का कोई खास ऐसा है नहीं, आंध्रा वगैरह है। तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, तो इट रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ द ग्राम सभा एंड द कम्युनिटी इन दीज एरिया एंड डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू डिवॉल्व पावर एंड अथॉरिटी डायरेक्ट टू ग्राम सभा एंड पंचायत। तो उन्होंने ग्राम सभा को रिकॉग्नाइज किया, उसके रोल को रिकॉग्नाइज किया उसके बाद, और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ को, कुछ ऐसे एरिया को डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को डिवॉल्व करने का, उनकी पावर और अथॉरिटी को डिवॉल्व करने का क्या किया, डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया दोस्तों। वही मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंट करने के लिए, पैसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। अब देखो कुछ पावर है ग्राम सभा की अंडर पैसा एक्ट, समझ लो एक बार, पूछ सकता है क्या क्या पावर है। तो ये जो पावर है दोस्तों, पावर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन इन मैटर्स ऑफ लैंड एक्वाजिशन, ये जो मैंडेटरी पावर है कंसल्ट करने की, कौन कौन से मैटर पे, अगर लैंड का एक्वाजिशन हो रहा है, अगर किसी भी प्रिवेंट एलिएनेशन हो रहा है किसी भी लैंड का, या भी किसी भी लैंड को रिस्टोर किया जा रहा है, तो ये क्या है, मेजर जो पावर है ग्राम सभा की पैसा एक्ट के अंदर में, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल कर सकते हैं, टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनरीज इन ऑल सोशल सेक्टर एंड लोकल प्लान्स को। उसका टू मैनेज माइनर वाटर बॉडीज, ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो MFP के अंडर में ओनरशिप है जिनको, वो मैनेज कर सकते हैं उन वाटर बॉडीज वगैरह को। रेगुलेट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है सील कंजप्शन ऑफ लेकर वगैरह की। रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर आप माइनिंग
सॉरी माइनिंग कर रहे हैं या फिर माइनर मिनरल्स को लीज पर ले रहे हैं। सो देयर इज ए पावर ऑफ ग्राम सभा अंडर द पेसा एक्ट, ठीक है, पेसा एक्ट 1996, ठीक। अब देखो प्रोविजन क्या है पेसा एक्ट का, ये समझो। सॉरी दोस्तों, थोड़ी नासाज है हालत। पेसा एक्ट का जो प्रोविजन है, इसका काम है कि वो प्रमोट करेगा उन इंस्टीट्यूशन को, यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस को वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा। एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है उसमें पार्ट करेगा, यानी कि पार्टिसिपेट करेगा एज ए डेमोक्रेटिक। ऑल द स्टेट पंचायत राज एक्ट जो है 5th शेड्यूल के अंडर में उन्होंने कुछ साइलेंट फीचर गिवन है। क्या है, सारे स्टेट जो लेजिस्लेशन है, सारी से असेंबलियाँ एक तरीके से पंचायत की, दे शैल बी इन कन्फर्मिटी विद द कस्टमरी लॉ, वो कंफर्म करेंगे कस्टमरी लॉ के साथ, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ, या जो भी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैं उनकी, उनके साथ क्या करेंगी वो, देयर शैल बी इन कन्फर्मिटी में होंगी वो, ठीक है। उसके बाद एवरी विलेज टू हैव ए सेपरेट ग्राम सभा, उनके पास अपनी अपनी ग्राम सभा होगी, उनके पास उनके पर्सन होंगे जिनका नाम पर क्या होगा, इलेक्टोरल रोल्स और पंचायत में गिवन होगा। एवरी ग्राम सभा को सेफ गार्ड मिलेंगे, प्रिजर्वेंस होगा उनके ट्रेडिशन कस्टम वगैरह का, कल्चर आइडेंटिटी वगैरह का। और एवरी पंचायत के पास रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होंगी, एक प्रोपोर्शन टू द कम्युनिटी पॉपुलेशन में, मतलब उनकी जो कम्युनिटी का पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में मिनिमम 50% हो सकता है, या वगैरह वगैरह। उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ग्राम सभा की हैं वो क्या है। ग्राम सभा का जो रोल है वो अप्रूव करेगी ऑल डेवलपमेंट वर्क जो भी गांव में हो रहे हैं, आइडेंटिफाई करेगी कौन किसको क्या चाहिए और जो बेनिफिशरीज हैं वो लेने के लायक हैं या नहीं, और उनके लिए क्या करेगी, यूटिलाइजेशन करेगी फंड का, यानी कि सर्टिफिकेट जारी करेगी कि फंड एलोकेट होगा किस किस के लिए होगा। पैसा का सिग्निफिकेंस समझ लो। इसका मतलब है कि पैसा एक्ट 1996 से ग्राम सभा बहुत ताकतवर बन जाती है। उसका जो इम्प्रूवमेंट रोल है बहुत ज़्यादा अप्रूविंग है, वो करता है अप्रूव डेवलपमेंट प्लान्स, कंट्रोलिंग ऑल मेजर डेवलपमेंट इन द सोशल सेक्टर्स। ट्राइबल इंटीग्रेशन हो जाता है, यानी कि वो एक तरीके से क्या है, ट्राइबल को इंटीग्रेट कर देता है। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस जो है, यानी गवर्नेंस को जो डिसेंट्रलाइजेशन है गवर्नमेंट का, तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ग्रीवेंस ऑफ ट्राइबल पीपल, जैसे बिल्डिंग ट्रस्ट टुवर्ड इंटीग्रेशन विद मेन स्ट्रीम। तो उनमें एक मजबूती जमती है कि वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, यानी कि उनको कुछ हो रहा है, उनका भला हो रहा है, या उनके साथ कुछ विकास की सुविधाएं मिल रही हैं। उसका प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, उनका इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है दोस्तों, यू कैन राइट डाउन। जैसे कालाहांडी एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में जो है बॉक्साइट माइनिंग की परमिशन दे दी है ग्राम सभा को, इस तरीके से प्रोटेक्ट उनके इकोसिस्टम के लिए। सेफ गार्ड हैं जो ट्राइबल इंटरेस्ट एंड राइट्स हैं, उनका भी सेफ गार्ड मिलता है उन ट्राइबल्स के लिए, ठीक है। तो देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स बिटवीन सॉरी पैसा एक्ट के आने से ग्राम सभा को मिल जाती है। लिमिटेशंस भी हैं, तो यू कैन हेयर एंड यू कैन रीड हेयर। पहले चैलेंज समझो, चैलेंजेस क्या है अगर हम उसको पैसा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये समझ लो। सबसे बड़ा चैलेंज है कि लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट पैसा एमंगस ट्राइबल कम्युनिटी, सबसे बड़ी उनके बीच में जागरूकता ही नहीं है ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में। और हमारे पास लिमिटेड ऑटोनॉमी है ग्राम सभा और पंचायत के लिए। पैसा अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो दे आर ओवरसीन बाय पीपल लैकिंग अंडरस्टैंडिंग ट्राइबल कल्चर की, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बहुत कमी है, गैप है, गैप इन एडोप्शन ऑफ पैसा इन लेटर एंड स्पिरिट में बहुत बड़ा गैप है, और नॉन कंप्लाइंसेस का क्या है, बहुत वायलेशन है पैसा प्रोविजंस का। तो यहाँ पे ये पैसा के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो आप देख सकते हो एक तरीके से। लिमिटेशंस क्या है पैसा एक्ट की, ये समझो। पैसा हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एडवांसमेंट इन ट्राइबल कम्युनिटीज लिवलीहुड। पैसा का जो मेन इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट है कि भैया उसका है कि वो कंट्रीब्यूट करे ट्राइबल कम्युनिटी के जीवन यापन को एडवांस करने का, मतलब उसको हाई करने का। बिकॉज वो क्या कर रहा है, इट सफ़र फ्रॉम नंबर ऑफ चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, जो इमेज में गिवन है इस वजह से वो क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता। पैसा रूल क्या है, 4 मेजर ट्राइबल स्टेट हैं लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा आर येट टू फ्रेम पैसा रूल्स। अभी तक उन्होंने क्या है, पैसा को फ्रेम ही नहीं किया, उसको अपनाया ही नहीं है। यूज ऑफ अनफेयर मीन्स फॉर बाईपासिंग द लॉ, ये भी एक बहुत बड़ा क्लॉज है कि अनफेयर तरीके से बाईपास करके लॉ बना दिया जाता है। जैसे कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर है क्या, ऑथराइज जो है, अथॉरिटी जो है, दे आर डिसाइडेड टू एक्वायर करते हैं लैंड यूजिंग द कॉयल बियरिंग एक्ट ऑफ 1957। वो 1957 के अकॉर्डिंग वो एक्वायर कर लेते हैं और जो ऑथोरिटी खुद ही डिसाइड कर देते हैं। तो बाईपास करके लॉ को अनफेयर तरीके से कुछ डिफरेंट लोगों को उनको फायदा पहुंचा देता है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन है लॉ का। 2010 की एक स्टडी देखा जाए तो पैसा एक्ट में क्या क्या
आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में क्या बोला गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने हाईलाइट किया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुअर इम्प्लीमेंटेशन, सबसे कम इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इन 506 डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा बोला गया आईपा के थ्रू। आईपा बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों, ठीक है। जैसे खुंटी डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वहाँ पर है क्या 65% जो पीपल हैं हुज लैंड वाज एक्वायर्ड वर नॉट इवन आस्क अबाउट इट। उनकी ज़मीन को दोस्तों एक्वायर कर लिया गया बट उनसे पूछा तक नहीं गया, मतलब उनकी ज़मीन को एक तरीके से घेर लिया है, कब्जा कर लिया है। इससे शेयर इन गुमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड वाज अराउंड 26। वहीं ऐसा 26% गुमला डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वहाँ पर भी ऐसा है। तो यू कैन से जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है कितना पुअर है, तो कैसे लोगों को मतलब क्या बोलते हैं जस्टिस मिलेगा यार। वे फॉरवर्ड समझो क्या है, अगर आपको सही तरीके से लागू करना है तो स्प्रिटिंग सॉरी टू कीप द स्पिरिट ऑफ सेविंग जल, ये जो स्पिरिट है अंदर से आनी चाहिए। सेविंग करो जल, जंगल और ज़मीन की, जल जंगल ज़मीन 333J की, जल जंगल ज़मीन यानी कि वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड ऑफ ट्राइब्स की, किसके थ्रू, पेशा के थ्रू। एंड रिफॉर्मेशन करो, जो डिस्कस हुआ है जो लाइन है उनके लिए, कौन कौन से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इस बार के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है और आ सकता है। इम्प्लीमेंट करो म्यूनिसिपलिटीज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, मेसा को क्या करो इम्प्लीमेंट कर दो, यानी कि इम्प्लीमेंट कर दो मेसा को म्यूनिसिपलिटीज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया में। यानी कि भूरिया कमेटी ने रिकमेंड किया कि पेशा एंड मेसा जो है दे आर एक्सटेंडेड फॉर प्रोविजन ऑफ 73rd एंड 74 अमेंडमेंट टू 5th शेड्यूल एरिया बट अर्बन ट्राइबल एरिया आर येट टू हैव मेसा, ठीक है। तो ऐसा बोला उन्होंने, भूरिया कमेटी ने रिकमेंड किया कि पेशा मेसा को एक्सटेंड करके जो 73 और 74वां अमेंडमेंट है 5th शेड्यूल के एरिया में उसमें लागू कर दो, बट अर्बन ट्राइबल एरिया को क्या है अब तक मेसा के साथ नहीं रखा गया। फ्रेमिंग करो पेशा रूल्स का, जो रिमेनिंग है स्टेट्स उनमें क्या हुआ है, इट मस्ट फ्रेम द पेशा रूल बहुत तेजी से और इम्प्लीमेंट होना चाहिए बहुत जल्दी तरीके से। किसके अंडर में, किसके बेस पर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज मॉडल के बेस पर। कन्वर्जेंस करो पेशा का अदर रेगुलेशन के साथ, उनको मिला दो, कन्वर्ज करो, जिससे क्या हो, जैसे रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2003 है, प्रोटेक्शन होगी ट्राइबल राइट की, कल्चर की, उनके कस्टम्स की। उसके बाद न्यू ट्राइबल कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल तैयार कर दो। होगा क्या, इससे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज जो है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर क्या करेंगे, दे शुड क्रिएट ए न्यू डेवलपमेंट मॉडल फॉर ट्राइबल कम्युनिटी। उससे क्या है, दे प्रिपेयरिंग ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एंड अदर थिंग्स, क्योंकि जो न्यू ट्राइबल कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल जब क्रिएट होगा तो दोनों मिनिस्ट्री मिलकर काम करेंगी तो तेजी से काम होगा। कुछ और अदर स्टेप हैं, जैसे लैंड एलिनेशन को रिड्यूस करो ट्राइबल्स के बीच में, फोकस करो उनको कि भैया उनके लिए क्या है, एक सोशल डेवलपमेंट मिलना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक जो नीड है उनके थ्रू, एंड उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है ट्राइबल कम्युनिटी जी वो क्या होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लिख सकते हो अपने आंसर में, कॉज कर सकते हो, जो कि जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैस नेक्स्ट देखेंगे रोल ऑफ पंचायत इन सर्विस डिलीवरी में। यहाँ तक हमने पेशा एक कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ देखते रहिए हमारे साथ, ये विजन आईएएस नवंबर 2021 मंथली मैगजीन को हम समराइज कर रहे हैं, जो आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 3 से 4 बार ये मैगजीन पढ़ेंगे, रीड करेंगे, विजुलाइज करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, तो देन यू कैन राइट ए गुड आंसर एंड यू कैन अटेम्प्ट ए मोर देन क्वेश्चंस। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड गाइस देखते रहिए, बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट गाइस।